हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में बात कर रहे थे। मैंने बताया था कि मौर्यों का जब पतन होने लगा था तो उस टाइम पे बहुत से विदेशी आक्रमण हुए थे और फिर उन लोगों ने ही भारत पर शासन करना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा कुछ नए नए राज्य जो भारत के ही थे वो भी उभर कर सामने आ रहे थे। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो इंडो ग्रीक हैं उन्होंने आक्रमण किया था और फिर वो भारत पर शासन करने लगते हैं। इसके बाद फिर मैंने शक और पार्थियन के बारे में बताया था। फिर इंडो ग्रीक की जगह यहाँ पे कुषाण आ जाते हैं, उनके बारे में मैंने बताया था। और ये जो इस साइड वाला एरिया है यहाँ पे सुंग जो एम्पायर है वो अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे सातवाहनों के बारे में बताया था। और जो ये जो साउथ वाला एरिया है ये रह गया था और मैंने कहा था कि इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं ये जो साउथ वाला एरिया है इसके बारे में ही बात करने वाली हूँ। इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये जो साउथ वाला एरिया है यहाँ पे हमें 3 राज्य देखने को मिलते हैं, एक चोल, चेर और पांड्य। ये 3 राज्य जो हैं वो हमें इस वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इनके बारे में वर्णन हमें अशोक के अभिलेखों में भी देखने को मिलता है, जिनमें अशोक ने इन राज्यों को अपना पड़ोसी बताया है। यानी कि ये अशोक के टाइम पे या फिर मौर्य जो साम्राज्य था उसके टाइम पे भी ये राज्य हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब मौर्यों का पतन होने लगा था, यानी कि मौर्यों के पश्चात जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम इन राज्यों में हुए हैं उनके बारे में जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। इसीलिए इस काल को हम लोग संगम काल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जैसे जो उत्तर भारत था उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो उसके बारे में जानकारी जैसे हमें उस टाइम के साहित्य थे, मतलब जैसे हमें वेदों से मिलती है या फिर और भी जितने भी साहित्य लिखे गए हैं उनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ कवि हुए थे, कुछ नाटककार हुए थे, तो उनसे हमें उत्तर भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उसी तरीके से दक्षिण भारत के बारे में जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। इसीलिए दक्षिण भारत के अगर हम बात करें इस काल को तो इसीलिए हम इसे संगम काल के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत का ये वाला जो पार्ट है वो कृष्णा नदी के बाद से, यानी कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। और यहाँ पे हमें 3 राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है, जिनमें एक थे चोल, चेर और पांड्य। ये तीनों जो राज्य हैं उनके बारे में ही मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग पांड्य राज्यों के बारे में अगर बात करते हैं तो पांड्य जो हैं इनके बारे में वर्णन मेगस्थनीज ने भी अपनी पुस्तक इंडिका में किया है, जिसमें इसने बताया है कि जो पांड्य राज्य हैं वो मोतियों के लिए मशहूर था। यानी कि यहाँ पे मोती जो हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते थे। इसके अलावा मेगस्थनीज ने ये भी बताया है कि यहाँ पे एक स्त्री का शासन था। मतलब ऐसा हमें पहला राज्य देखने को मिलता है जहाँ पे कोई स्त्री शासन करती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पांड्य राज्य है वहाँ मात्र तंत्रात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि जो ज्यादातर राज्य होते हैं वहाँ हमें पितृ सत्तात्मक सत्ता देखने को मिलती है। यानी कि जो राजा होता है फिर उसके बाद उसका पुत्र ही राजा बनता था, पुत्री बहुत ही कम टाइम पे देखने को मिलती है। लेकिन ये जो पांड्य राज्य था यहाँ पे हमें मात्र तंत्रात्मक सत्ता देखने को मिलती है। इसके अलावा पांड्य जो राज्य है वो भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो एरिया है उस पर स्थित थे। और ये जो इनका एरिया था वो मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु जो वर्तमान का एरिया है वहाँ पे पड़ता था। इसके अलावा ईसा की प्रारंभिक सदियों में यहाँ पर जो संगम साहित्य लिखा गया था, यानी कि जो संगम साहित्य है वो 1st सेंचुरी में लिखा गया था। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले ही यहीं पे नई विक्रम संवत या फिर हम शक संवत के बारे में बात करें यानी कि नए संवत शुरू हो गए थे। तो ये जो है ये पहली ही सदी अभी चल रही थी। तो संगम साहित्य जो है वो पहली सदी में ही लिखा गया था, उसमें ही हमें पांड्यों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन
इसमें पांड्य राज्यों के बारे में या फिर इसके राजाओं के बारे में कोई क्रमबद्ध विवरण नहीं दिया गया है। मतलब उसमें कुछ राजाओं के बारे में बताया तो गया है, लेकिन क्रम से नहीं बताया गया है कि कौन सा राजा सबसे पहले था और फिर उसके बाद कौन सा था। लेकिन फिर भी संगम साहित्य में ये बताया गया है कि ये जो राज्य था वो बहुत ही धनवान और समृद्ध राज्य देखने को मिलता है। इसके अलावा पांड्य राज्यों का रोमन के साथ व्यापार भी होता था, जिससे इन्हें बहुत लाभ होता था, और इन्होंने रोमन सम्राट जो ऑगस्टस थे उनके दरबार में अपने राजदूत को भी भेजा था। इसके अलावा इनके राज्यों में हमें ब्राह्मणों का अच्छा स्थान देखने को मिलता है। पांड्य जो राजा थे उन्होंने ईसा की पहली शताब्दी या फिर आरंभिक जो शताब्दी थी उसमें इन्होंने वैदिक यज्ञ भी करवाए थे। तो इसके बारे में भी जानकारी हमें संगम साहित्य से देखने को मिलती है। अब हम लोग चोल राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो चोल राज्य है वो पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच में स्थित था, और ये जो राज्य है वो पांड्य जो राज्य था उसके पूर्वोत्तर में स्थित था। इसका हमें संगम साहित्य से चोलों के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उनके जो राजनीतिक सत्ता का केंद्र था वो उरैयूर एक शहर है इनका, उसे माना जाता है, जो सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा दूसरी सदी ईस्वी पूर्व के मध्य इनका जो एक राजा था जिसका नाम एलारा था, उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और फिर उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, और उसके बाद 50 वर्षों तक उसने श्रीलंका पर शासन भी किया था। चोलों का अगर हम आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें तो उसकी हमें सुनिश्चित जानकारी सेकंड सदी ईस्वी से मिलती है। ये जो हमने बात की वो ईस्वी पूर्व से बात की, यानी कि सेकंड सदी ईस्वी पूर्व में जो इसका राजा था एलारा उसके बारे में हमने बात की। लेकिन अगर हम सेकंड सदी ईस्वी के बारे में बात करें, क्योंकि वहीं से हमें इसके सुनिश्चित इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो इस टाइम पे इनका जो राजा था जिसका नाम करकल था वो प्रसिद्ध था, जिसने पुहार नामक शहर की स्थापना की थी, जिसे बाद में चोलों की राजधानी भी बनाया गया था, और उसे बाद में फिर कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाने लगा था। इसके अलावा इसने कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया था। ये जो बांध है ऐसा माना जाता है कि इसने 1200 गुलामों से इसका निर्माण करवाया था, और ये जो गुलाम थे उन्हें ये श्रीलंका से बंदी बनाकर लेकर आया था। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी बताया, पुहार जो था उसे इन लोगों ने चोलों की राजधानी बना लिया था, और इसकी पहचान हमें वर्तमान के कावेरी पट्टनम से देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो पुहार या फिर हम इसे कावेरी पट्टनम भी कह सकते हैं, ये व्यापार और वाणिज्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। इसके अलावा चोलों का जो वैभव था उसका मुख्य स्रोत की अगर हम बात करें तो वो इनका सूती कपड़े का व्यापार था, और अभी मैंने बताया कि इनके सूती कपड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो वो इनका उरैयूर नामक जो शहर है वो इनके सूती कपड़े के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। इसके अलावा इनके पास एक कुशल नौसेना भी थी, क्योंकि अब जब समुद्र तट के पास है तो फिर नौसेना की तो आवश्यकता पड़ेगी ही, तो इसलिए इनके पास कुशल नौसेना भी हमें देखने को मिलती है। और ये जो करकल राजा था इसके उत्तराधिकारियों के बाद से ही चोल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया था। इनकी जो राजधानी है उस पर कुछ आसपास के लोगों ने चढ़ाई कर दी थी और उसे ध्वस्त कर दिया था। चोलों और पांड्यों ने घुसकर अपना अपना राज्य फैलाया, और ये जो चोल राज्य थे इन पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था और उनके साथ युद्ध करने लगे थे। चोलों की जो बची कुची सत्ता रह गई थी उसे इनके उत्तर में जो पल्लव राज्य था उन्होंने हमला करके समाप्त कर दिया था। यानी कि ये जो चोल राज्य है वो सेकंड सदी ईस्वी पूर्व में समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर बाद में हमें इसका वर्णन उत्तर पूर्व जब काल आएगा उस टाइम पे भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि पूर्व मध्यकाल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें हमें फिर से चोलों के बारे में वर्णन देखने को मिलेगा। इस टाइम पे ये जो चोल थे इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। अब हम अगर
चेरों के बारे में बात करें तो चेर जो है इसे हम वर्तमान के केरल राज्य से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वहीं पे स्थित ना जहाँ पे वर्तमान में हमें केरल देखने को मिलता है। ये जो है ये पांड्य जो राज्य था उसके पश्चिम और उत्तर में फैला हुआ था, जिसे हम लोग आधुनिक केरल और तमिलनाडु का भी कुछ भाग इसमें शामिल था। इसके अलावा चेरों की जो प्रगति थी वो रोमन लोगों के साथ व्यापार के कारण हुई थी, क्योंकि ये तीनों राज्य हैं इनकी सबसे ज़्यादा प्रगति हमें व्यापार के कारण ही देखने को मिलती है, क्योंकि ये लोग समुद्र तट के बिल्कुल किनारे पे स्थित थे, तो इनका दूसरे देशों के साथ व्यापार आसानी से हो जाता था। इसके अलावा चोरों के अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो वो हमें सिर्फ इसी में मिलती है कि इनका लगातार चोल और पांड्य जो राज्य थे उनके साथ युद्ध होते रहते थे। इसके अलावा चेरों ने चोल नरेश करकल का वध कर दिया था, यानी कि जो चेल अभी जो मैंने बात की चोलों के जो राजा थे प्रसिद्ध जिनका नाम करकल था, उनकी हत्या चेरों के राजा ने की थी। लेकिन फिर बाद में ये जो चेर राजा थे जिन्होंने करकल का वध किया था उनकी भी उनको भी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। इसके अलावा फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद ये दोनों मित्र बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही मित्र बनते हैं और उसी टाइम पे इनमें वैवाहिक संबंध भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए ही ये मित्र बनते हैं। बाद में फिर इनके बीच में युद्ध होने लगते हैं। चेर जो कवि थे उनसे हमें ये पता चलता है कि उनका जो सबसे बड़ा राजा था उसका नाम सेट्टुगवन था, जिसे ये लोग लाल या भला चेर भी कहते थे। और ये जो राजा था इसने अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया था और अपने भाई को सुरक्षित रूप से सिंहासन पर बैठा दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब सेकंड सदी आती है उस टाइम पे ये इनकी शक्ति भी ह्रास हो गया था, यानी कि इनका भी पतन हो गया था। यानी कि ये जो तीनों राज्य थे वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही हमें देखने को मिलते हैं और ये लोग आपस में युद्ध करते रहते हैं। लेकिन अगर ये तीनों राज्य जो हैं वो अगर एक साथ मिलके अपने राज्य का विस्तार करने का सोचते तो शायद ये लोग अपने राज्य का कुछ ज़्यादा विस्तार कर लेते, लेकिन ये आपस में ही लड़ते रहते हैं और फिर आपस में लड़ के ही ये समाप्त हो जाते हैं और फिर दूसरे राज्य जो थे वो इन पर कब्जा कर लेते हैं। अब अगर हम इन तीनों राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करें तो ये जो राज्य थे ये इनके अगर हम राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें तो उसमें सबसे बड़ी जो दिलचस्पी है वो इनके हमें युद्धों की कहानी में ही देखने को मिलती है, क्योंकि ये लोग बस आपस में युद्ध करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन और भी इन्हें बाहर के जो जितने भी राज्य थे उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं होता था। बस ये आपस में युद्ध करते रहते थे और अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करते रहते थे। इसके अलावा युद्धों के कारण ये राज्य कमज़ोर जरूर हो गए थे, लेकिन इनके पास प्राकृतिक जो संसाधन है वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे और इनका विदेशों के साथ काफ़ी अच्छे व्यापार भी होते थे, जिससे इन्हें काफ़ी लाभ भी होता था। इनका अगर हम बात करें ये लोग मसाले का विशेष उत्पादन करते थे, जिनमें अगर हम बात करें तो जो गोल मिर्च है वो ये लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में उपजाते थे, जिसकी पश्चिमी दुनिया में बहुत मांग रहती थी। यानी कि जो यूरोप साइड के जितने भी राज्य हैं उनमें गोल मिर्च की बहुत मांग रहती थी, इसीलिए ये लोग अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल मिर्च को ही उपजाते थे और उनके साथ अच्छा व्यापार भी हमें इनका देखने को मिलता है। इसके अलावा ये इनके पास हाथी भी बहुत संख्या में हमें देखने को मिलते हैं, जिससे ये हाथी दांत प्राप्त करते थे और फिर उन्हें पश्चिम देशों में बेचते थे, क्योंकि वहाँ पे हाथियों के दांत बहुत मूल्यवान समझे जाते थे। इसके अलावा समुद्र से ये लोग मोती भी प्राप्त करते थे और इन यहाँ पे जो खाने थी उनसे ये लोग रत्न पत्थर भी प्राप्त करते थे और इन सब चीज़ों का ये निर्यात पश्चिमी देशों को ही करते थे। यानी कि इनका जो व्यापार है वो सबसे ज़्यादा हमें पश्चिमी देशों उनमें भी हमें सबसे ज़्यादा रोमन जो राज्य थे उनसे देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो राज्य थे इनमें हमें देखने को मिलता है कि ये लोग मलमल और रेशम भी पैदा करते थे।
यानी कि रेशम का निर्यात फिर ये लोग चाइना साइड या फिर ये पूरब साइड हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे ये इसका निर्यात करते थे। इसके अलावा हम अगर बात करें, इनका अत्यंत प्राचीन समय से ही ये जो लोग थे वो मिस्र और अरब के यूनानी राज्यों के साथ भी व्यापार करते थे, और दूसरे ये लोग मलय प्रायद्वीप के साथ भी व्यापार करते थे। फिर वहाँ से ये चीन के साथ भी अपना व्यापार करते थे। यानी कि व्यापार जो जितने भी मार्ग थे उन पर इनकी अच्छी खासी पकड़ हमें देखने को मिलती है, और इनकी समृद्धि का प्रमुख कारण भी व्यापार को ही माना जाता है। इनका जो सबसे ज़्यादा व्यापार रोमन राज्यों के साथ होता था, लेकिन रोमन के अलावा ये जो इधर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है इसके साथ भी इनका अच्छा खासा व्यापार होता था। इसके अलावा चाइना के साथ भी इनका हमें व्यापार देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।